रेख्ता में एक बार फिर खुशामदीद। आज नॉवल जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आलमी खतरा, फरीदी हमीद और इमरान का मुश्तरका नॉवल। इसमें कोई शक नहीं, इस नॉवल में बात सिचुएशन ऐसी आ गई हैं कि उनको निभाने के लिए ऐश इकबाल साहब को दांतों पसीना आ गया होगा। आप खुद सोचिए, क्या यह कोई मामूली बात है कि इमरान फरीदी और हमीद पर रिवॉल्वर तान कर उनको ललकारे। उस वक्त के हमीद की हालत काबिले दी थी और उस वक्त तो पढ़ने वालों की सांसें रुकने लगेगी जब अपने वक्त के ये दो अजीम किरदार मुखालिफों की हैसियत से एक दूसरे से नंबरदार आजमा होते हैं। कितना खौफनाक था वो लम्हा और कितनी खतरनाक थी वो सिचुएशन। दोनों में से कौन जीता और किस शिकस्त किसके हिस्से में है, क्या आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं, लगा ही नहीं सकते। यही मुसन्निफ का कमाल है। दुनिया मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, सीक्रेट एजेंट छुपे छुपे पी रहे थे। आलमगीर जंग का आगाज होने ही वाला था कि अच्छा, अब आगे आप खुद ही सुन लीजिए। पहला बाब है चट्टान। बैंकॉक का खूबसूरत होटल अरमाना रोशनियों से जगमगा रहा था। एक तवील कामत आदमी होटल से निकला और तेजी से पार्किंग शेड की तरफ बढ़ता चला गया। उसने अपने ओवरकोट के कॉलर खड़े कर रखे थे और फ्लिट हैट का गोशा पेशानी पर झुका रखा था। वो चारों तरफ देखता हुआ तेजी से चलता पार्किंग शेड में आ गया, जहां 40-50 रंग बिरंगी कारें खड़ी थी। वो एक गाड़ी के करीब रुका। उसी वक्त एक गाड़ी शेड में दाखिल होती नजर आई। उसको देखते ही तवील कामत आदमी ने अपनी जेब में हाथ डालकर सिगरेट केस निकाला, उसे खोलकर उसमें से एक सिगरेट मुंतखब की और सिगरेट केस बंद करके सिगरेट होंठों में दबा ली। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे सिगरेट जलाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठना चाहता हो। अब उसने सिगरेट लाइटर निकाला। ये सब कुछ उसने इतनी सुस्ती से किया था कि पार्किंग शेड में आने वाली कार रुक भी गई और उसमें से 3 आदमी उतर भी आए। तवील कामत आदमी ने लाइटर का शोला सिगरेट के सिरे पर लगाते हुए एक गहरा कश लिया और कंखियों से उन तीनों आदमियों को तरफ देखता रहा जो अब होटल की इमारत के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। पार्किंग शेड में अब तवील कामत आदमी के अलावा कोई नहीं था। उसने लाइटर जेब में डाला और सिगरेट फेंक कर पैरों से मसल दी। अब वो उस गाड़ी के डिक्की का हैंडल घुमा रहा था। हैंडल घूम गया, डिक्की खुदा चला गया। अब तवील कामत ने एक बार फिर मोहतात नजरों से चारों तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे वो अपना जिस्म समेट कर डिक्की में दाखिल हो चुका था। अंदर पहुंचते ही उसने डिक्की को बंद करने में भी बड़ी फुर्ती से काम लिया, लेकिन उसने इतनी एहतियात जरूर की थी कि उसे पूरी तरह बंद नहीं किया था। एक पतली सी गर्ज कायम रखी थी जिसके अंदर हवा अंदर आ सके। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे कि कदमों की आहट सुनाई दी। कोई शख्स पार्किंग शेड में आया था। उसके कदमों की आहट बिल्कुल करीब आ गई। तवील कामत आदमी डिक्की में सिमटा सिमटा बैठा था और उसके कान कदमों की आहट पर लगे हुए थे। कार के बिल्कुल करीब आकर वो आहट रुक गई। फिर दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। उसके चंद ही लम्हों बाद इंजन स्टार्ट हुआ था। गाड़ी ने अपनी जगह से हरकत की और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शेड से निकल आई। 1 मिनट बाद ही वो सड़क पर फराटे लड़ रही थी और डिक्की में छुपा हुआ आदमी झुर्री से एक आंख लगाए झांक रहा था। मुमकिन है वो इस बात से बाखबर रहना चाहता हो कि गाड़ी किन किन सड़कों से गुजर रही है। ये सफर तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। जिस जगह गाड़ी रुकी वो एक साहिली इलाका था, शहरी हदूद से बहुत दूर। यहाँ पर मछलियों का शिकार खेलने वालों के लिए घाट बनाए हुए थे। किराए पर लॉन्चें और कश्तियां भी मिल जाया करती थी। ये एक तफरीही मकाम था जहाँ रात गए तक अच्छी खासी रौनक रहती थी। जिस जगह गाड़ी रुकी गई थी वहाँ और भी बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। इंजन बंद कर दिया गया और फिर दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। चंद लम्हे गुजरे होंगे कि डिक्की में छुपे हुए आदमी ने गर्दन बाहर निकाल कर इधर उधर देखा। मुतमईन होते ही वो बड़ी तेजी से बाहर निकल आया था। उसने आहिस्ता से डिक्की बंद किया और फिर सीधा खड़ा होकर अपने कपड़े झाड़ने लगा। लेकिन इस दौरान में उसकी नजरें उस आदमी पर जमी रही जो बड़ी तेजी से चलता हुआ साहिल के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहा था
जहां लॉन्चें और कश्तियां किराए पर मिलती थीं। अपने कपड़े झाड़ने के बाद तवीरुल क़ामत आदमी ने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। आगे वाला आदमी भी काफी दराज कद था और स्याह रंग के सूट में मलबूस। तवीरुल क़ामत आदमी ने देखा कि स्याह सूट वाले ने एक कश्ती किराए पर ली और इसमें बैठकर उसे चप्पुओं से खेलता हुआ खुले समंदर की तरफ बढ़ने लगा। तवीरुल क़ामत आदमी चंद लम्हे तो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और फिर वो भी तेजी से आगे बढ़ा। उसने भी कश्ती किराए पर हासिल की और स्याह सूट वाली कश्ती की ताक़ुब में चल पड़ा। बहुत सी लॉन्चें और कश्तियां समंदर में तैरती फिर रही थीं। निस्वानी और मर्दाने कहके उन पर गूंज रहे थे। स्याह सूट वाले की कश्ती खुले समंदर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और तवीरुल क़ामत आदमी अपनी कश्ती को बराबर उसकी ताक़ुब में लगाए हुए था। साहिल से 4-5 फरलांग के फासले पर एक बहुत बड़ी चट्टान समंदर में उभरी हुई दिखाई दे रही थी और स्याह सूट वाले की कश्ती का रुख उसी चट्टान की तरफ था। उस चट्टान ने 250-300 फुट के इलाके का घेर कर रखा था और समंदर की सतह से 40-50 फुट बुलंद थी। स्याह सूट वाले की कश्ती चट्टान की दूसरी तरफ जाकर नजरों से गायब हो गई। अब तवीरुल क़ामत आदमी बड़ी तेजी से चप्पू चला रहा था, लेकिन जब वो चट्टान की दूसरी तरफ पहुंचा तो स्याह सूट वाले की कश्ती कहीं न दिखाई दी। तवीरुल क़ामत आदमी ने दूर तक चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां कोई कश्ती नहीं थी। अब तवीरुल क़ामत आदमी ने अपनी कश्ती को तेजी से चट्टान के करीब ले जाना शुरू किया। शायद वो समझा था कि स्याह सूट वाला अपनी कश्ती को चट्टान के करीब ले जाकर चट्टान पर उतर गया होगा। तवीरुल क़ामत आदमी की कश्ती जिस जगह पहुंची वहां चट्टान का एक बड़ा हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ था, जैसे कुदरत ने पानी के ऊपर एक बड़ा सा शेड बना दिया हो। वो शेड नुमा चट्टान सतह समंदर से सिर्फ इतनी ऊंची थी कि एक कश्ती उसके नीचे दाखिल हो सकती थी, लेकिन अगर कश्ती में कोई बैठा हुआ होता तो उसका चट्टान से टकरा जाना लाजमी था। सर फट जाता, जिस्म के दूसरे हिस्से पर भी चोट आने का इम्कान था। दूसरे ही लम्हे तवीरुल क़ामत आदमी अपनी कश्ती में चट लेट गया। अब वो लेटे ही लेटे चप्पू चला रहा था। कश्ती शेड के नीचे घुसती चली गई। तकरीबन 20-25 फुट आगे निकल आने के बाद वो शेड सतह समंदर से बुलंद होने लगा। फिर एक ऐसा मुकाम भी आया जहां उस शेड की बुलंदी 12-13 फुट के करीब थी। तवीरुल क़ामत आदमी अपनी कश्ती में सीधा होकर बैठ चुका था। यहाँ गहरी तारीकी थी, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे तवीरुल क़ामत आदमी अंधेरे में भी देखने की कुव्वत रखता हो, क्योंकि दूसरे ही लम्हे उसने अपनी कश्ती का रुख बदला था। अगर वह ऐसा ना करता तो उसकी कश्ती एक अमूदी चट्टान से टकरा जाती। रुख बदलते ही उसको सामने की चट्टान के ऊपरी हिस्से में एक गोल सुराख दिखाई दिया। उस सुराख का कतर 1 गज के करीब रहा होगा। उस सुराख की दूसरी जानिब मध्यम सी रोशनी है, जिसका अक्स सतह समंदर पर भी एक महदूद दायरे में पड़ रहा था। उसी हिस्से में एक कश्ती भी दिखाई दे रही थी, लेकिन कश्ती में कोई आदमी नहीं था। शायद उस स्याह सूट वाले की कश्ती थी। तवीरुल क़ामत आदमी कश्ती को एक जगह पर रोके उस सुराख की तरफ देखता रहा। उसकी कश्ती तारीकी में थी, इसलिए उसके देख लिए जाने का इम्कान नहीं था। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे कि उस सुराख में एक आदमी दिखाई दिया। ये वही स्याह सूट वाला था। उसके पीछे कोई और भी था। वो दोनों बातें कर रहे थे। यहाँ से तुम अपने घर के बजाय सीधे विल्सन के घर जाना। विल्सन ही से तुमको तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट मिलेंगे। शायद तुम्हें 5 दिन तक विल्सन के घर पर रुकना पड़े। आज से ठीक छठे रोज तुम सुबह के जहाज से प्रवास कर सकोगे। सिंगापुर के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? वहाँ मार्शल फिन का कोई आदमी तुम्हारा मुंतजिर होगा। तुम ये दोनों चीजें उसके हवाले कर देना। मैकडॉनल्ड बड़े एहतियात की जरूरत है, मैं समझता हूँ। बातें करते हुए वो दोनों सुराख से बड़ी आसानी से कश्ती पर उतर आए थे। तुम मेरे साथ कहाँ चल रहे हो? यह उस आदमी की आवाज से मैकडॉनल्ड कहकर मुखातिब किया गया था। बस शहर तक जाना है। तुम मुझे रेवेन्यू स्क्वायर पर उतार देना। चप्पुओं की शपाशप सुनाई दी। कश्ती अपनी जगह से हरकत कर रही थी।
اسی وقت ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ چٹان کا سوراخ بند ہو گیا، روشنی بھی غائب ہو گئی۔ میک ڈونلڈ، تم اس وقت دنیا کے ایک اہم ترین آدمی بن چکے ہو، آواز سنائی دی۔ وہ کیسے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ اس وقت تمہارے پاس ہماری تنظیم کے سائنسدانوں کی ایک اہم ایجاد ہے، ایک تباہ کن ایجاد۔ اس سے ساری دنیا کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری تنظیم کے سائنسدانوں کا ایک عظیم تحفہ ہے جو تمہارے ذریعے سے مارشل فنک کو بھیجا جا رہا ہے۔ چپوؤں کی آوازوں کے ساتھ ان دونوں کی آوازیں بھی دور ہوتی جا رہی ہیں۔ مارشل فنک؟ میک ڈونلڈ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کاش میں اسے دیکھ سکتا۔ وہ ایک روح ہے میک ڈونلڈ، روح جو ہر ایک کو دکھائی نہیں دیتی۔ قسمت والے ہی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ آوازیں بہت مدھم ہو گئی تھی۔ کیا تم نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ ہاں، مجھے اس کا فخر حاصل ہے، دوسرے آدمی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ تم نے پورا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ آواز معدوم ہو چکی تھی۔ چند لمحوں بعد طویل القامت آدمی نے بھی چپوؤں کو آہستہ آہستہ چلانا شروع کیا۔ اب وہ بھی اپنی کشتی کو اسی طرف واپس لے جا رہا تھا جدھر سیاہ سوٹ والے کی کشتی گئی تھی۔ دونوں کشتیاں آئی بھی ادھر ہی سے تھیں۔ شیڈ کے نیچے سے کشتی گزارتے وقت طویل القامت آدمی کو پھر چپیٹنا پڑا۔ جب اس کی کشتی کھلے سمندر میں آ گئی تو اس نے بڑی تیزی سے چپو چلانا شروع کر دیے۔ وہ بہت جلد کنارے پر پہنچا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں کاریں کھڑی کی گئی تھیں۔ وہ بھی اس جگہ سے کچھ دور ہی تھا کہ ایک کار نے وہاں سے حرکت کی اور تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ وہی کار تھی جس کے ڈکے میں طویل القامت آدمی یہاں تک آیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ میں اسے سیاہ سوٹ والے نے سنبھال رکھی تھی اور اس کے برابر والی سیٹ پر وہ دوسرا آدمی بیٹھا تھا جو چٹان کے سوراخ سے اس کے ساتھ نکلا تھا۔ کار تیزی سے دور ہوتی چلی گئی اور طویل القامت آدمی اس کی عقبی سرخ روشنیوں کو دیکھتا رہ گیا۔ دفتن ایک آواز سنائی دی، سر ایبک؟ طویل القامت آدمی نے چونک کر بائیں جانب دیکھا۔ یہ ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی تھا جس نے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ طویل القامت آدمی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اوہ ڈیر، تم یہاں کیسے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ تفریح کرنے آیا تھا، نوجوان نے جواب دیا اور پھر پلٹ کر کسی کو آواز دی، رینی، رینی ادھر آؤ، دیکھو میں تمہیں ایک بہت بڑی شخصیت سے ملوں۔ ایک لڑکی تیزی سے انہیں قریب آتی چلی گئی اور جب قریب آ گئی تو نوجوان ڈیل نے طویل القامت آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان سے ملو رینی، سر ایبک، مشہور و معروف سیاح، ساری دنیا گھومی ہے انہوں نے۔ میں ان سے ایک بار سان فرانسسکو میں ملا تھا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی سر ایبک۔ رینی نے پلکیں جھکاتے ہوئے اس پروقار شخصیت کو دیکھا۔ سر ایبک نے مسکرا کر اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور پھر ڈیل سے بولا، کیا تم مجھے اپنی گاڑی میں شہر پہنچا دو گے؟ میں دراصل اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ شرارت کی اور مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ اگر تم مجھے شہر پہنچا دو تو ضرور ضرور سر ایبک، لیکن آپ کے دوستوں نے کوئی اچھا مذاق نہیں کیا، بہت زیادہ بے تکلف ہیں، سر ایبک نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگلا باب ہے طوفان۔ BOAC کا دیو قامت بوٹنگ جیٹ فضا میں برق و باد کے طوفان سے دوچار ہو چکا تھا، لیکن اس کے 62 مسافر اس طوفان سے بے خبر خواب شیریں کے مزے لے رہے تھے۔ انہیں سوئے ہوئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا، البتہ طوفان کو آئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ چند منٹ پہلے تو قمری مہینے کی 13ویں شب کا چاند طیارے پر ضیاء پاشی کر رہا تھا اور تارے دھیمے دھیمے یوں لرز رہے تھے جیسے خود کو دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ کر لینا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک تاریکی چھا گئی، محیب اور سیاہ بادل آسمان اور طیارے کے درمیان حائل ہو گئے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی اور جب وہ چمکتی تو طیارے کا اندرونی خوابیدہ ماحول گویا چونک پڑتا۔ طیارے کے 62 مسافر اس طوفان سے بے خبر تھے، لیکن 63واں مسافر پوری طرح بیدار ہو چکا تھا اور اس کے چہرے سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا۔ وہ سگار کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا، منہ سے دھواں چھوڑتے ہوئے وہ بار بار اپنے سر کو اس طرح جھٹکا دیتا کہ اس کی پیشانی پر لہراتی ہوئی بالوں کی لٹ اوپر چلے جاتے۔
दो एक बार वो इस हाथ से भी ठीक कर चुका था, लेकिन वो शरीर लट किसी तरह बाज ही नहीं आ रही थी। वो बार बार उसकी दरख्शां पेशानी को चूमने लगती। दिलावेज शख्सियत का ये मुसाफिर एशिया का जमा साल हीरो गर्दन फरीदी था। उसके बराबर में सोए हुए हमीद ने कसमा कर शायद करवट लेने की कोशिश की और फिर बड़बड़ाने लगा। सलोनी, प्यारी सलोनी, नाराज मत हो, मैं बहुत जल्द बैंकॉक से वापस आने की कोशिश करूंगा। देखो, रूठो मत, मुस्कुराओ, तुम्हें मेरी कसम, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। कितनी जालिम है तुम्हारी मुस्कुराहट। यूं महसूस होता है जैसे अरे बाप रे। नफतन हमीद ने आंखें खोल दी। शायद वो ख्वाब में किसी खौफनाक शय को देखकर डर गया था। चंद लम्हे पलकें चिपकाता हुआ तैयारी की छत की तरफ देखता रहा, फिर आहिस्ता से सर घुमाकर फरीदी की तरफ देखा। ओह, आप अभी सोए नहीं? वो भराई हुई आवाज में बोला। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर फरीदी का मुंह तो बन ही चुका था। वो नाखुशगवार लहजे में बोला, तुम कभी ढंग के ख्वाब भी देखते हो? क्यों? हमीद ने चौंक कर कहा और फिर पलकें चिपकाता हुआ बोला, क्या मैं कुछ बड़बड़ा रहा था? फरीदी कुछ जवाब दिए बगैर दूसरी तरफ देखने लगा। उसी वक्त बादलों में कहीं बिजली चमकी और तैयारे का नीम तारीख माहौल एक बारगी रोशन हो गया। ओह, ये क्या? हमीद के मुंह से निकला। फरीदी अभी खामोश रहा। हमीद उठकर बैठ गया। अब वो खिड़की से झांक रहा था। बिजली एक बार फिर चमकी। तूफान! हमीद का लहजा खौफजदा सा था। ठीक उसी वक्त तैयारे के अमले का केबिन का दरवाजा खुला। खूबसूरत एयर होस्टेस मुसाफिरों वाले हिस्से में आई। दरवाजे के करीब ही रुककर उसने फरीदी और हमीद की तरफ देखा, फिर मुस्कुराती हुई आगे आई। करीब आकर बोली, आप अभी तक सोए नहीं मिस्टर फरीदी? क्या आप किसी किस्म की तकलीफ महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। और आप? उसने हमीद की तरफ देखा। मेरा ख्याल है आप तो सो गए थे। मैं अभी जागा हूँ, हमीद ने भराई हुई आवाज में कहा। क्या हमारा जहाज? जी हाँ। वो हमीद की बात काट कर बोली, हम इस वक्त तूफान से गुजर रहे हैं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। मैंने जरा ही देर कबल सोचा था कि आप सब लोगों को जगाकर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दे दूं, लेकिन हमारे फर्स्ट पायलट ने ख्याल जाहिर किया है कि हम चंद मिनट के अंदर इस तूफान से गुजर जाएंगे। खतरे की कोई बात नहीं है, इसलिए मुसाफिरों के आराम में खलल डालने से कोई फायदा नहीं है। तब ठीक है, हमीद ने तवील सांस लेकर कहा, लेकिन जिस वक्त आप अपने केबिन का दरवाजा खोलकर इस तरफ आई थी, मुझे उसी वक्त खलल हो गया था। मैं आपका मतलब नहीं समझी। एयर होस्टेस ने लंबी लंबी पलकें चिपकाई। दरअसल आपको देखते ही मुझे खलल हो जाता है, हमीद ने बड़ी मासूमियत से कहा। मैं अभी आपका मतलब नहीं समझी। वो हंस पड़ी। क्या इस वक्त कॉफी मिल सकेगी? फरीदी बोल पड़ा। जरूर, क्यों नहीं। मैं बड़ी शिद्दत से इसकी ख्वाहिश महसूस कर रहा हूँ। अभी लाई। होस्टेस ने मुस्कुराती नजरों से हमीद की तरफ देखा। क्या आप भी पियेंगे? अगर आप पिलाएंगी तो जरूर पी लूंगा। एयर होस्टेस मुस्कुराती हुई वापस चले गई। ये क्या बेहूदगी थी? फरीदी खुशीली आवाज में बोला। ये बेहूदगी नहीं थी, हमीद ने बड़ी संजीदगी से कहा। हूदगी थी, हूदगी। आप जानते हैं हूदगी किसे कहते हैं? दिमाग मत चाटो। वो आएगी तो फिर मैं हूदगी करूंगा और मैं उसके सामने तुम्हारे चांटा मार लूंगा। आखिर आपका एतराज क्या है? हमीद का अंदाज छेड़ने का सा था। हमीद, मैं बहुत परेशान हूँ, ताव ना दिलाओ वरना सचमुच पीट डालूंगा। लेकिन मुझे भी तो बताइए कि क्या परेशानी है? हमीद ने संजीदा होकर कहा। आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि हम बैंकॉक क्यों जा रहे हैं। बताऊंगा, एयरपोर्ट पर उतरकर, फरीदी ने आहिस्ता से जवाब दिया। हमीद एक तवील सांस लेकर चुप हो गया। बिजली फिर चमकी थी। हमीद खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर देखता रहा और फिर फरीदी की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, क्या आप तूफान की वजह से नहीं सो सके? हाँ। फरीदी तो किसी सोच में डूबा गया था, चौंक कर बोला। चंद लम्हे खाली और जहनी के साथ उसी अंदाज में हमीद की तरफ देखता रहा और फिर बोला,
हाँ, मैं तूफान की वजह से नहीं सो सका। क्या खौफ मालूम हो रहा था? हमीद ने तमस्खराना अंदाज में पूछा, लेकिन दूसरे ही लम्हे जल्दी से संजीदा भी हो गई। उसे खदशा हुआ था कि फरीदी कहीं सच ना छोड़ बैठे, लेकिन फिर वो हैरान रह गया क्योंकि फरीदी ने बड़ी संजीदगी से इस बात में सर हिलाते हुए कहा था। हाँ। हमीद ने आंखें फाड़ फाड़ कर फरीदी की तरफ देखा, फिर बड़ी तेजी से अपनी खोपड़ी से हिलाई। दूसरी बार आंखें मल कर फरीदी की तरफ देखा। तीसरी बार अपनी रान में बड़ी जोर से चुटकी ली और सी करके रह गया। उसके बाद भराई हुई आवाज में बोला, बाज़ औक़ात आपकी बातें क्लोरोफॉर्म का सा असर रखती हैं। क्या बात हुई? मैं बेहोश हुआ चाहता हूँ। क्यों? आपने जवाब ही ऐसा दिया है। शायद जिंदगी में पहली बार आपसे ऐसी बात सुनी है। इस मर्तबा मामला ही कुछ ऐसा दरपेश है। क्या आप समझते हैं कि यह तूफान आपके जहाज को तबाह कर देगा? नहीं, फरीदी ने कहा, मैं इस तूफान की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर? हमीद ने तहय्युर ज़दा लहजे में कहा, मैं उस तूफान की बात कर रहा हूँ जो अभी नहीं आया, उस तूफान की बात कर रहा हूँ जो आने वाला है। वो तूफान जिसे ना रोका गया तो वो सारी दुनिया को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। मैं उल्लू का पट्टा कुछ भी नहीं समझ सका। समझा दूंगा, फरीदी ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन यहाँ नहीं। उसी वक्त एयर होस्टेस कॉफी लेकर आ गई। 10 मिनट बाद उनका जहाज तूफान के हल्के अमल से निकल आया और अब वो फिर साफ फजा में परवाज कर रहे थे, लेकिन हमीद का जहन एक अनजाने तूफान में घिर गया था। फरीदी का अंदाज़े गुफ्तगू उसके लिए उलझन का सबब बन गया था। उसकी दानिश में फरीदी की परेशानी नजरअंदाज करने वाली बात नहीं थी। उसने इंतहाई हंगामा खेज हालात में भी फरीदी को पुरसुकून देखा था। तो फिर ये परेशानी क्या वाकई कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था? मगर इस तूफान की नोयत क्या होगी? हमीद इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन इतना तो समझ ही सकता था कि इस तूफान का आगाज बैंकॉक से होने वाला है। अगर ऐसा ना होता तो फरीदी को बैंकॉक जाने की जरूरत ही क्यों पेश आती? सफर का आगाज भी अचानक और कतई गैर मुतवक्के था। हमीद अपनी एक नई दोस्त सलोनी के साथ आरल किचन में महवे रक्स था कि एक अजनबी ने उसे पर्चा दिया। तहरीर फरीदी की थी। लिखा था, फौरन एयरपोर्ट पहुंचे, फौरन फौरन। फरीदी। पर्चा देने वाले से जाहिर है ब्लैक फोर्स का आदमी रहा होगा। पर्चा देने के बाद वो फौरन ही वापस चला गया था, इसलिए हमीद उससे कुछ मालूम भी ना कर सका। तबीयत बड़ी झिल्लाई। फरीदी पर गुस्सा भी आया, लेकिन फरीदी के पर्चे की तहरीर इतनी ताकीदी थी कि उसे मजबूरन सलोनी की रफाकत और आरल किचन के रक्स गाह की खौफनाक माहौल को अलविदा कहना पड़ा। एयरपोर्ट पर फरीदी बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। तैयारे की परवाज में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। हमीद को देखकर उसकी आंखों में इत्मीनान की झलकियां नजर आई और वो उसे लेकर तैयारे में पहुंच गया। हमीद का पासपोर्ट और दीगर सामान उसके साथ था और तैयारे में बैठने से पहले उसने हमीद से सिर्फ इतना कहा था कि वो बैंकॉक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, और अब उसकी परेशानी जाहिर कर रही थी कि बैंकॉक जाने के मकसद का पस मंजर किसी पुरअसरार और शायद खौफनाक वाक़े से मुरक्कब है। हमीद का जहन उलझ कर रह गया और उसकी वजह से नींद आंखों से यूं गायब हो गई जैसे वो पूरी नींद लेकर सोया हो। फरीदी ने अपने खत्म हुए सिगार को एशट्रे में बुझाकर दूसरा सिगार जलाया और गहरे गहरे कश लेता रहा। वो बदस्तूर अपने ख्यालात में डूबा हुआ था। सोचते सोचते आखिर हमीद के जहन पर थकन मुसलत हो गई और जहाज का नीम तारीक माहौल उसे सोने की तरगीब देने लगा। फिर शायद वो ऊँघने भी लगा था कि दफातन एक आवाज ने उसे चौंका दिया। यह आवाज तैयारे की होस्टेस की थी। वो माइक हाथ में लिए आवाजें दे देकर मुसाफिरों को जगाने की कोशिश कर रही थी। क्या हम बैंकॉक पहुंच गए? किसी तरफ से आवाज आई। नहीं जनाब, एयर होस्टेस ने कहा, मुझे अफसोस है कि आप लोगों के आराम में मुखल हुई। इस वक्त हम रंगून एयरपोर्ट के करीब हैं। 10 मिनट बाद हमारा तैयारा एयरपोर्ट के ऊपर होगा। कंट्रोल टावर से जहाज को लैंड करने की इजाजत ले ली गई है। आप लोग बराह करम अपनी अपनी पेटियां कस लें। लेकिन हमारे जहाज को रंगून में तो नहीं उतरना था।
ایک عورت بولی۔ پروگرام کی اس اچانک تبدیلی کے لیے میں اپنی کمپنی کی طرف سے معافی چاہتی ہوں، ایئر ہوسٹس نے کہا اور پھر بولی، دراصل کچھ دیر قبل ہمارا جہاز برقباد کے طوفان میں گر گیا تھا۔ اس کی وجہ سے جہاز کے انجن میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، اور گھبرائیے مت، وہ خرابی ایسی نہیں ہے کہ ہمارا جہاز رنگون ایئرپورٹ تک بھی نہ پہنچ سکے۔ معمولی سی خرابی ہے، لیکن اگر ہم نے بینکاک کے لیے اپنا سفر جاری رکھا تو آگے چل کر یہ خرابی تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے اور کوئی افسوسناک واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے، اس لیے ہم رنگون ایئرپورٹ پر اترنے پر مجبور ہیں۔ میں ایک بار پھر کمپنی کی طرف سے معافی کی درخواست گزار ہوں۔ آپ لوگ جلدی جلدی اپنی پیٹیاں کس لیں۔ لیکن ہمیں رنگون کتنی دیر رکنا ہوگا؟ کسی نے پوچھا۔ اس خرابی کو دور کرنے میں 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ 1.5-2 گھنٹے؟ فریدی بڑبڑایا۔ حمید نے اس کی طرف دیکھا اور محسوس کے بغیر نہ رہ سکا کہ فریدی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ وہ بڑبڑایا۔ کیا دنیا کی تباہی اٹل ہو چکی ہے؟ ایک انجانے خوف سے حمید کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ مستقبل کے حالات سے ناواقف تھا، لیکن فریدی کے لہجے نے اسے خائف کر دیا۔ 4 منٹ بعد ان کا طیارہ رنگون ایئرپورٹ پر اتر چکا تھا۔ طیارے کی کمپنی کی طرف سے مسافروں کی میزبانی کی گئی۔ ایئرپورٹ کے ہوٹل میں ان لوگوں کو ان کے من پسند مشروبات پیش کیے گئے، لیکن فریدی نے کچھ نہیں پیا۔ میں ابھی آتا ہوں، تم بیٹھو، فریدی نے حمید سے کہا اور اٹھ کر ہوٹل سے چلا گیا۔ حمید بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ 2-3 سوال اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ فریدی اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ اگر وہ بینکاک پہنچنے میں 1.5-2 گھنٹے لیٹ ہو گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فریدی 15 منٹ بعد واپس آیا تھا۔ حمید نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب فریدی کسی قدر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اپنے لیے کافی طلب کی۔ کیا ہوا؟ آپ کہاں گئے تھے؟ حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، میں معلوم کرنے گیا تھا کہ یہاں سے بینکاک کے لیے کوئی اور فلائٹ ملے گی یا نہیں۔ پتا چلا ہے کہ قریبی اوقات میں کوئی فلائٹ نہیں ہوگی۔ اس میں بھی ابھی 4 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت باقی ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ ایک جہاز 35 منٹ بعد ملایا کے لیے پرواز کرنے والا ہے۔ اس کی منزل کوالالمپور ہوگی، چنانچہ میں نے اس میں سے 2 نشستوں کا انتظام کر لیا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ حمید نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو بینکاک پہنچنے کی جلدی تھی، اب کوالالمپور کی کیسے سوجھ گئی؟ مجبوری ہے، فریدی نے کہا۔ مجھے وہاں ایک آدمی کو چیک کرنا تھا جو ایک جہاز سے سنگاپور جانے والا تھا۔ اگر ہمارا جہاز وقت پر بینکاک پہنچ جاتا تو ہمیں اس آدمی کو چیک کرنے میں آسانی ہوتی، کیونکہ اس وقت اس کے جہاز کی پرواز میں 1 گھنٹہ باقی ہوتا۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اسی جہاز میں سنگاپور تک کا فاصلہ طے کر سکتے تھے، لیکن اب ہمارا جہاز 1.5-2 گھنٹے لیٹ ہو چکا ہے۔ ہم اگر اسی سے بینکاک گئے تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس آدمی کے جہاز کو پرواز کے آدھا یا 1 گھنٹہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن میں اب بھی نہیں سمجھا کہ کوالالمپور جانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ سنگاپور جانے والے اس جہاز کو کوالالمپور بھی اترنا ہے۔ میں نے اس جہاز کی کمپنی کو تاکید کر دی ہے کہ ہماری نشستیں رکھی جائیں، کیونکہ ہم کوالالمپور سے اس جہاز میں سوار ہو جائیں گے۔ تو کیا ہم اس جہاز سے پہلے کوالالمپور پہنچ جائیں گے؟ ہاں، 20 منٹ پہلے، فریدی نے جواب دیا۔ ہم اب جس طیارے سے پرواز کریں گے وہ انتہائی تیز رفتار ہے، جبکہ سنگاپور جانے والا جہاز اتنا تیز رفتار نہیں۔ وہ 24 مسافروں کا ایک چھوٹا سا جہاز ہے، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے نشستیں پہلے ہی سے محفوظ کرا لی گئی تھیں۔ ہاں، فریدی کے لیے کافی آ گئی تھی۔ جلدی سے ایک پیالی بنا دو، اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، فریدی نے کہا۔ حمید اس کے لیے کافی بناتا ہوا بولا، لیکن وہ آدمی کون ہے جس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں؟ کالی تنظیم کا ایک ایجنٹ۔ کیا؟ حمید کے ہاتھ سے کافی کا برتن گرتے گرتے بچا۔ اب وہ حیرت سے منہ پھاڑے فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جلدی بتاؤ، فریدی نے بے صبری سے کیا کہا۔ حمید نے کافی بنا کر اسے دی اور بے صبری سے بولا، کالی تنظیم سے آپ کی مراد مارشل فنک کی تنظیم ہے نا؟ اسی کی تنظیم کالی تنظیم کے نام سے مشہور ہے۔ تو کیا مارشل فنک کی موت کے بعد وہ تنظیم ختم نہیں ہوئی تھی؟ ابھی معلوم ہوتا ہے، جب پہلا مارشل فنک ہمارے سامنے خاک ہوا تھا اس وقت ہم لوگ مطمئن ہو گئے تھے، لیکن پھر دوسرا مارشل فنک سامنے آیا، اس نے بھی خودکشی کر لی، لیکن پھر میں مطمئن نہیں ہو سکا تھا۔
जब पहले मार्शल फंक के बाद ये तंजीम खत्म नहीं हो सकी तो फिर मैं कैसे समझ लेता कि दूसरे मार्शल फंक के बाद इस तंजीम का खात्मा हो गया होगा। मैं जब से उसी अधीरबन में रहा हूँ कि इस तंजीम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए क्या करना चाहिए। अभी कोई तरीकेकार मुतय्यन नहीं हो सका था कि काली तंजीम के उस एजेंट का पता चला और उस तंजीम के बारे में मेरी शहादत यकीन में बदल गई। ये तंजीम अब भी जिंदा है और दुनिया के लिए एक अजीम खतरा लाने वाली है। फरीदी ने जल्दी से अपनी कॉफी खत्म की और हमीद को मजीद कुछ ना मालूम हो सका। वो दोनों अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। कुआलालंपुर जाने वाले तेज रफ्तार जहाज एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा था। जासूसों का झंगट।